हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना हेमाटोलॉजी का सेकंड चैप्टर करेंगे और शुरू के चैप्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रैक्टिकली जो आप लैब में जाके करेंगे उन सब प्रोसेसेस को बताया जाता है और वो उनके करने के पीछे का पर्टिकुलर रीजंस क्यों हैं वो भी इन चैप्टर में समझाया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से शॉर्ट या लॉन्ग तो नहीं बनता है, एमसीक्यू और ट्रू और फॉल्स ही है अभी इस चैप्टर में भी, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं, आप आराम से कवर कर लेंगे। तो आइए इस चैप्टर को भी खत्म करते हैं। इंट्रोडक्शन। ब्लड सैंपल का एक्यूरेट तरीके से लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लैब रिजल्ट इसी पर डिपेंड करते हैं। हम वीनस ब्लड या कैपिलरी ब्लड को ही प्रेफर करते हैं और वीनस ब्लड हमारा निकलता है एंटीक्यूबाइटल वेन से और कैपिलरी ब्लड हम जनरली फिंगर से निकालते हैं। हील से तो बहुत रेयर केसेस में निकलता है। और हर सैंपल के साथ डॉक्टर का फील्ड रिक्विजिशन फॉर्म ज़रूर होना चाहिए जिस पे पेशेंट की पूरी डिटेल्स हो, जैसे एज, सेक्स और किस चीज़ का उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है। अच्छा, वीनस ब्लड का कनेक्शन की स्टेप्स देख लेते हैं हम। इसकी जो साइट होती है वो फोरआर्म की एंटीक्यूबाइटल वेन होती है। इसके लिए आप हैंड्स वॉश कीजिए और ट्यूब जो हम जिसमें हम सैंपल लेंगे उस पर पेशेंट का नाम लिखना होता है। जिस साइट पे हमें पंचर करनी है वेन, वहाँ पे हम 70% आइसोप्रोपिलॉल से क्लीन करेंगे राउंड राउंड वे में। उसके बाद टर्निकेट लगाएंगे 3-4 इंच ऊपर जिससे कि ब्लड का फ्लो रुक जाए और नीडल इंसर्ट कर देंगे हम। नीडल जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे और पीछे से प्रेशर लगाएंगे तो ब्लड आएगा। ब्लड आते ही टर्निकेट सबसे पहले आपको हटाना है क्योंकि ब्लड का फ्लो तो रुका हुआ है। अगर टर्निकेट भी हम नहीं हटाएंगे तो ब्लड कैसे आएगा। उसके बाद ब्लड एकदम से निकलना चालू होगा तो स्लोली ब्लड को कलेक्ट करना है और जब हमें जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी मिल गई है तो नीडल निकालने है और नीडल निकालने से पहले ही गोज आपको उस साइड पे रखना है जहाँ पे सिरिंज वेन के अंदर है, लेकिन प्रेस नहीं करना है। जब आप नीडल निकाल लेंगे तब उसको प्रेस कर देंगे और उसके बाद ब्लड ट्यूब में डालकर उसको सील कर देना है और नीडल को नीडल डिस्ट्रॉयर में डाल के डिस्पोज कर देना है जिससे किसी और के से वो टच ना हो और इन्फेक्शन का रिस्क ना के बराबर हो जाए। अच्छा, वीनस ब्लड को हम वैक्यूम ट्यूब से भी निकालते हैं। इसके लिए जो हमें डबल पॉइंटेड नीडल चाहिए होती है, प्लास्टिक होल्डर चाहिए होता है और वैक्यूम ट्यूब्स चाहिए होती हैं और कलर कोडेड ट्यूब्स होती हैं। आपने देखा होगा कि लैब में जो जब आप सैंपल लेते हैं तो अलग अलग कलर की उनकी शीशी होती है। तो पर्पल क्या होती है, पर्पल जो होती है वो हमारी ईडीटी वाइल होती है और मोस्ट यूज यही होती है और सीबीसी के लिए हम इसी में लेते हैं। रेड जो होती है उसमें कोई एंटी कोगुलेंट नहीं होता और ये इसलिए यूज़ होती है कि ब्लड इसमें कोगुलेट हो जाए, फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करके हम इसमें से सीरम निकाल लें। ब्लू जो होती है वो सोडियम सिट्रेट उसमें पड़ा होता है और वो कोगुलेशन के लिए यूज़ होती है, कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए। और ग्रे जो होती है वो फ्लोराइड उसमें पड़ा होता है और ये ब्लड शुगर के लिए यूज़ होती है जनरली एफपीएस के लिए। तो स्टेप्स क्या होती है हमारी, सबसे पहले ट्यूब को लेवल करना है, वेन को आइडेंटिफाई करके क्लीन करना है, टर्निकेट लगाना है जिससे कि वैक्यूम ट्यूब होल्डर रेडी हो जाए और नीडल इंसर्ट करके ट्यूब पुश करनी होती है और ब्लड आते ही हमें टर्निकेट हटाना होता है जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, जिससे कि ब्लड का फ्लो नॉर्मल हो जाए और जो हमारी ट्यूब है उसमें ब्लड अपने आप आ जाए। फिर उसके बाद ट्यूब्स को जेंटली इन्वर्ट करना है और ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई हमें शेकिंग नहीं करनी क्योंकि शेक करते ही ब्लड में रिएक्शन चालू हो जाएगी कोगुलेशन की। और मल्टीपल सैंपल्स हम एक ही वेन से कलेक्ट कर सकते हैं जिसके बाद हम अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, कई जगह हमें कैपिलरी से भी ब्लड निकालना पड़ता है और कैपिलरी ब्लड के लिए हम क्या करते हैं, अडल्ट में हम थर्ड या फोर्थ फिंगर का जो ऊपर वाला पॉइंट होता है फिंगर के बिल्कुल बीच बीच, उसमें हम प्रिक करके निकाल देते हैं। इन्फेंट्स में भी कई बार यहीं से कर लेते हैं, अगर नहीं होता तो खून की हील की जो प्लांटर सरफेस होती है उससे निकाल देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, अल्कोहल से पहले हम फिंगर टिप्स को क्लीन करेंगे, उसको ड्राई होने देंगे। इसके बाद स्टेराइल लैंसेट से हम पंचर कर देंगे थोड़ा सा, जो हमने आपने लैब में ब्लड ग्रुप टेस्ट के लिए करा होगा। उसके बाद फर्स्ट ड्रॉप को हमें वाइप कर देना होता है और जो बाकी ड्रॉप्स हैं वो हमें लेनी होती है। इसका कारण क्या होता है कि पहली ड्रॉप में स्किन की कई सारी इम्प्योरिटीज़ जो स्किन में हैं वो उसमें आ जाएंगी और वो हमारे टेस्ट की रिजल्ट्स में वेरिएशन देगा। तो फर्स्ट को हम दे देते हैं और बाकी कलेक्ट कर लेते हैं। और एक बात का ध्यान रखना होता है कि फिंगर पे कभी भी एक्सेस प्रेशर नहीं डालना क्योंकि उसकी वजह से रिजल्ट गलत हो सकते हैं। अच्छा, कॉमन एंटी कोगुलेंट्स जो आपको लैब में हमेशा यूज़ करेंगे वो थोड़ा इनके बारे में, इनका नाम तो पता ही होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है ईडीटीए। ईडीटीए मैं लैब का खिलाड़ी मानता हूँ। इसका
हेमेटोलॉजी में, हिस्टोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, हर जगह इसका यूज़ है और सबसे ज़्यादा आपको इसी का ही काम पड़ेगा। तो ये सीबीएसई के लिए एक तो बेस्ट होता है और इसकी जो डाई पोटेशियम सॉल्ट होती है फॉर्म, वो ज़्यादा सॉल्युबल होती है। लेकिन होता क्या है, अगर ज़्यादा ईडीटीए होगा वाइल में तो आरबीसी श्रिंक करते हैं और उसकी वजह से प्लेटेड काउंट बढ़ सकता है। ठीक है, फिर हमारी सेकंड होगी सोडियम सिट्रेट वाइल। ये हम मेनली कोगुलेंट टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जो हमारा ब्लड और एंटी कोगुलेंट का रेशो होता है वो 9:1 पे होता है और इसका मेन रीज़न क्या होता है कि कैल्शियम बाइंड करके क्लॉटिंग रोकता है। ठीक है, थर्ड होगी हमारी हेपरिन वाइल। हेपरिन वाइल ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी एंजाइम स्टडीज़ के लिए यूज़ होती है। सीबीसी या स्मीयर्स के लिए यूज़ नहीं होती क्योंकि ये ज़्यादा कोगुलेट करा देती है। अच्छा, सैंपल जो हम लेते हैं लैब में, दो या तीन तरह के होते हैं। तो सबसे पहले तो हम होल ब्लड हो गया हमारा, यानी कि सीधे ब्लड लिया आपने वाइल में, और ये जनरली यूज होते हैं सीबीसी के लिए, रेटिकुलर काउंट के लिए और पेरिफेरल स्मीयर के लिए। उसके बाद होता है हमारा सीरम। सीरम क्या होता है कि हमने ब्लड को बिना किसी कोगुलेट एंटी कोगुलेंट डाले उसको कोगुलेट होने दिया, उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज में घुमाया। सेंट्रीफ्यूज में घुमाने से उसमें सीरम अलग हो जाएगा और बाकी पार्टिकल्स ब्लड के अलग हो जाएंगे। उस सीरम को हम निकाल लेंगे और ये बायोकेमिस्ट्री सीरम से ही चलती है। इसमें सारी टेस्ट इसी से लगते हैं। फिर कुछ केसेस में हमें प्लाज्मा भी चाहिए होता है और ये हम एंटी कोगुलेटेड ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके मिल जाता है और ये मेनली कोगुलेशन स्टडीज में यूज होता है। तो समरी पॉइंट्स अपने देख लेते हैं। हमें वीनस ब्लड ही लेना होता है एक्यूरेट रिजल्ट के लिए। सेकेंडली, जो हमारा कलर कोडिंग सिस्टम है, पर्पल, रेड, ये आपको आना चाहिए क्योंकि इसी के बेस पे टेस्ट लगते हैं। फिर यूनिवर्सल प्रिकॉशन हर किसी को फॉलो करने हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे। मास्क पहनना, हार्ट्स में ग्लव्स पहनना, एप्रन पहनना, जिससे कि ब्लड कभी भी हमारी स्किन से टच ना हो, आइज में टच ना हो, मुंह में ना जाए। ठीक है। अच्छा, करेक्ट एंटीकोगुलेंट और करेक्ट ब्लड सैंपल का रेशियो मेंटेन होगा, तभी रिजल्ट में वेरिएशन नहीं आएगा। नहीं तो टेस्ट तो आप सही लगाएंगे लेकिन जो टेस्ट के रिजल्ट आएंगे उसमें वेरिएशन आ जाएगा। तो ये सेकंड चैप्टर हमारा खत्म हो गया। इसी के साथ हम इस लेक्चर को खत्म